हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इंडियन रुपी एक बार फिर से ऑल टाइम लो को टच करता है, जहां पर हम देखते हैं कि इंडियन रुपी $1 के मुकाबले 79 रुपीज़ तक पहुंच गया था। और यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने प्रेडिक्शन की है कि इंडियन रुपी हमको आने वाले 4-5 सालों में 94 रुपीज़ पर डॉलर के बीच में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आखिर क्यों इंडियन रुपी गिर रहा है और क्या हम एक ग्लोबल रिसेशन यानी कि ग्लोबल मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कुछ बड़े प्रश्न खड़े होते हैं यहाँ पर। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं करेंसी की वैल्यू को। आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई चीज़ों के रेट को डिसाइड करती है, इसी तरीके से किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर कोई करेंसी डिमांड में है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर किसी करेंसी का सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होगी। सप्लाई की अगर हम बात करें तो हर कंट्री की सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में RBI, ये देखती है कि सप्लाई ज़्यादा ना हो रुपये की, और वो हमेशा सप्लाई को चेक करने के लिए कुछ कदम उठाती रहती है। और दूसरी तरफ जब डिमांड की बात आती है किसी भी करेंसी की, तो वो डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ ट्रेड हम करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज कितने डिमांड में रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो डिमांड इस तरह से डिसाइड होती है किसी भी करेंसी की। इस बात को हम इंडियन रेफरेंस से समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल को इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज से, और उस इंपोर्ट के लिए इंडिया को लगातार डॉलर्स देने पड़ते हैं। तो होता क्या है, उस इंपोर्ट को करने के लिए इंडिया रुपीस देता है और डॉलर को खरीदता है। तो इस तरह से रुपीस की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इंडियन रुपी गिरना चालू हो जाता है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, तो वो डिमांड तब बढ़ेगी जब इंडिया के एक्सपोर्ट्स और जो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड रहेगी। तभी इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी और इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा डॉलर के अगेंस्ट। इसके अलावा एक और तरीका होता है जहां पर इंडियन रुपी और डॉलर के बीच में जो इक्वेशन है वो सही हो सकती है। वो तब होता है जब बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट में आकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर लेके आते हैं इंडिया में। इस हिसाब से फिर डॉलर और रुपी का रेशो सही हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि इंडियन रुपी इतना नहीं गिरता है। इनके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं वैल्यू ऑफ करेंसी, जैसे कि क्या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है आपकी कंट्री की इकोनॉमी में, कंट्रीज़ के बीच में जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है उसमें कितना अंतर है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है कंट्री के अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है, स्टॉक मार्केट में कहीं फ्लक्चुएशन तो नहीं है। ये सब बातें भी वैल्यू ऑफ करेंसी को डिसाइड करती हैं। तो ये तो बात हुई वैल्यू ऑफ करेंसी की। आइए अब हम समझते हैं कि इस वक्त इंडियन रुपी क्यों गिर रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से इंडियन रुपी गिरता चला जा रहा है। सिर्फ 2022 में ही इंडियन रुपी 6.7% गिर चुका है डॉलर के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपी ही गिर रहा है, दूसरी करेंसीज भी यहाँ पर गिर रही हैं। यहाँ पर फिलीपींस का पैसो भी गिर रहा है, थाई का बात भी गिर रहा है, चिली का पैसो भी गिर रहा है, पॉलिश शॉटी भी गिर रहा है। मगर यहाँ पर चिंता की बात यह है कि ब्रिक्स नेशन के अंदर यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो उन सब करेंसीज के मुकाबले इंडियन रुपी सबसे ज़्यादा गिर रहा है। और यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि ब्राज़ील और रशिया की करेंसी यहाँ पर गेन करते हुए दिख रही है हमको। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं उसका यहाँ पर कुछ खास असर नहीं हो रहा है रशियन इकोनॉमी पे, बल्कि यहाँ पर रशिया का रूबल अमेरिका के डॉलर के अगेंस्ट गेन करता हुआ दिखता है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 11% से राइज किया है। फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स वो इंडेक्स है जहाँ पर हम डॉलर की वैल्यू को मेजर करते हैं 6 फॉरेन करेंसीज के मुकाबले। ये 6 करेंसीज हैं यूरो, स्विस का फ्रैंक, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और स्वीडिश रोना। तो इन सब करेंसीज के मुकाबले हम देखते हैं कि डॉलर की क्या वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पर डॉलर ने इन सब करेंसीज के मुकाबले 11% गेन करा है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि इंडियन रुपी क्यों गिर रहा है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया से वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, मगर वो
इंडिया के मार्केट में स्टॉक्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, इन सब रास्तों से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। और अब इन लोगों ने इंडिया से पैसा बाहर निकालना चालू कर दिया है, तो बेसिकली इंडिया से डॉलर बाहर जाता हुआ दिखता है। और अगर हम बात करें कि ये पैसा क्यों निकाल रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएस फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ सालों में देखें तो यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.5 से बढ़ाकर 3% तक कर दिया है, यानी कि 2.5% का इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है फेडरल बैंक द्वारा। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अब यूएस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यूएस में इतना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, और यूएस डॉलर हमेशा से ही एक सेफ करेंसी है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूएस बॉन्ड खरीदना, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना इस वक्त सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया के मार्केट से और भी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनसे पैसा निकाल कर वापस यूएस में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डॉलर की डिमांड बढ़ती है और इसलिए डॉलर की वैल्यू भी दूसरी करेंसीज के मुकाबले बढ़ना चालू हो जाती है। और अगर हम बात करें कि यूएस ने क्यों इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है यूएस में इस वक्त बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। यूएस में इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है 8.6%, जिसने 41 साल में अपने हाई को टच किया है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही यूएस अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। इस सिनेरियो की वजह से रिजर्व बैंक को डॉलर सेल करने पड़ते हैं फॉरेक्स मार्केट में, और इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व सितंबर में रिकॉर्ड हाई पर चला गया था, 642 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, वो अब गिरकर 593 बिलियन डॉलर्स तक आ गया है। यानी कि यहाँ पर लगभग 49 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है इंडिया को पिछले 8 महीने में। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आरबीआई की स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर, उसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिया के पास अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे सिर्फ हम 10 महीने का ही इंपोर्ट कर पाएंगे सितंबर में, जबकि हम उस पैसे से 15 महीने तक का इंपोर्ट कर पा रहे थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। एफपीआई आउटफ्लो के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन रुपी के गिरने का, वो है बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट वो खाता होता है जहां पर हम देखते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस हिसाब से चल रहा है। अगर किसी भी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो वो कंट्री डेफिसिट यानी कि घाटे में जा रही है, और अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट फेवरेबल होता है, यानी कि वहाँ पर वो पैसा कमा रही है। तो इंडिया के केस में हम सब जानते हैं कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, इसलिए इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया ने इस साल लगभग 38.7 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट देखा है, जो कि 1.2% ऑफ इंडियन जीडीपी होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स के टर्म्स में ट्रेड होता है, तो इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया को ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर्स के टर्म्स में करना पड़ता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि डॉलर की डिमांड और बढ़ती जाती है और इंडियन रुपी और गिरता चला जाता है। और यहाँ पर यह अंदाज़ा लगाया गया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आने वाले समय में और भी बढ़ेगा और ये अपने 10 साल के हाई को टच करेगा, जहाँ पर हमको करंट अकाउंट डेफिसिट 3.3% ऑफ इंडियन जीडीपी देखने को मिल सकता है इस साल। आरबीआई ने यहाँ पर ये बताया कि एक और रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनकी वैल्यू गिर रही है। वो रीज़न उन्होंने ये बताया कि आरबीआई के पास जो एसेट्स होते हैं, यानी कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, कई बार वो यूरो के टर्म में भी किया होता है या दूसरी करेंसी के टर्म्स में किया होता है, और इस वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग सभी करेंसी गिर रही हैं डॉलर के मुकाबले। इसलिए आरबीआई के जो एसेट्स इस वक्त यूरो के टर्म्स में हैं या किसी और करेंसी के टर्म्स में हैं, उनकी वैल्यू भी गिर रही है। इसलिए यहाँ पर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वैल्यू भी गिरती हुई दिखती है। यहाँ पर इंडिया में बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू गिरती चली जा रही है। जब किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका ये मतलब है कि सप्लाई उस करेंसी का ज़्यादा है, यानी कि इंडिया में इस वक्त रुपये का सप्लाई ज़्यादा है। इसलिए हमने देखा कि आरबीआई ने अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर दिए हैं, क्योंकि वो रुपये की सप्लाई को रोकना चाहता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। मगर इस वक्त जो इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है उसकी वजह से भी इंडियन रुपये की वैल्यू धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। आइए अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर इनिशियल रिस्पांस क्या रहा है। यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए और रुपये पर प्रेशर कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है गोल्ड पर, जो कि अब 15% हो गई है 10.75% से, यानी कि गोल्ड की कीमतें अब और बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि इंडिया डोमेस्टिकली
कोई खास क्वांटिटी में गोल्ड को प्रोड्यूस नहीं करता है। हम पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं गोल्ड के इंपोर्ट्स पर। और यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का पूरी दुनिया में। इंडिया ने इस साल ही लगभग 46.17 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट कर लिया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 33% ज़्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेस बढ़ाया है एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर। इंडिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है और वो क्रूड ऑयल को बाद में रिफाइन कर दूसरी कंट्री को बेचता है। तो यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज जैसे कि ONGC जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं पेट्रोल में, डीजल में और जेट फ्यूल में, उनके ऊपर सेस लगाया जाएगा और उस सेस को यूज़ करा जाएगा, जिससे कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट धीरे धीरे कम होना चालू होगा। यहाँ पर जो एक चिंता की बात है वो ये है कि ग्लोबली हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट हर कंट्री ने बढ़ाना चालू कर दी है। फ्रेंड्स, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू होते हैं तो ये देखा गया है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कम होना चालू हो जाती हैं, नए बिजनेस को खड़ा करने में दिक्कत जाती है, इन्वेस्टर्स भी सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि हो सकता है हमको आने वाले कुछ समय के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिसेशन यानी कि मंदी देखने को मिले। यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमीज़ के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, इसलिए हर कंट्री सेफ प्ले कर रही है। तो आने वाले समय में सेंट्रल बैंक्स क्या डिसीजन लेती हैं उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, और अगर आप जानना चाहते हैं कि जब रुपये गिरता है तो किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, तो उस पर हमारा पहले से ही एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, इकोनॉमी का एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।